वरुण अपने पूरे परिवार के साथ कविता को देखने उसके घर आया होता है, जहां सभी सोफे पर बैठे समोसे खा रहे होते हैं। तभी कविता चाय लेकर और छाया कचौरी लेकर हॉल में आती है और सभी को नाश्ता परोसते हुए कहती है, ये लीजिए आपके लिए चाय और ये कचौरी। सभी चाय कचौरी खाने लगते हैं। वहीं वरुण कविता को देखकर समोसे खाते खाते अपने हाथ रोक लेता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी शांति कहती है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा ध्यान केंद्रित कर रहा था कि आखिर इतने टेस्टी समोसे बनाए किसने हैं। अच्छा, तो क्या आपको स्वाद पसंद आया? स्वाद तो लाजवाब है ही, लेकिन जिसने ये बनाए हैं वो सच में बहुत खूबसूरत है। कविता जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसका मतलब है कि आपको भाभी पसंद हैं। चलो, आखिरकार इस लड़के के मुंह से हाँ निकल ही गई। हमें तो लगा था कि आज भी मना कर देगा। अरे रुकिए रुकिए, लड़के को लड़की पसंद आ गई ये तो ठीक है, लेकिन लड़की से भी तो पूछो कि उसे लड़का पसंद है कि नहीं। तो चुप रह छाया, कितना बोलती है बड़ों के बीच में। चुपचाप अंदर जा और चाय के बर्तन समेट। अरे मम्मी, इसे बोलने दो ना। छाया तो हमेशा ऐसे ही शरारतें करती है। वैसे मुझे भी वरुण बहुत पसंद है। जब सब राजी है तो फिर देरी किस बात की। अब तो बस शादी की तारीख निकालनी है और जश्न शुरू करना है। शांति के बातों से दोनों परिवार हंसने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद बातचीत करने के बाद वरुण और उसके परिवार वाले विदा लेकर अपने घर चले आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शादी की तारीख निकलती है। दोनों परिवार वाले शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। और फिर एक दिन, मालती, सारा सामान पैक हो गया? शगुन के गहने और कपड़े एक बार चेक कर लो, हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। हाँ जी, सब तैयार है। मैंने खुद अपने हाथों से सारा सामान रखा है। माँ, क्या मैं रामलाल अंकल को फोन लगा लूं? हमें निकलना चाहिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, फोन लगा लो, कह दो कि हम शगुन लेकर निकल रहे हैं। जिसके बाद बादल रामलाल को फोन कर उन्हें शगुन लेकर आने की खबर देता है। वहीं दूसरी तरफ छाया के घर में भी शादी की पूरी तैयारियां चल रही होती हैं। हॉल में सुंदर सजावट की गई थी, जहां तरह तरह के पकवान भी रखे हुए थे। वहीं छाया हॉल में रखे एक सोफे के पास खड़ी होकर कुछ अजीब हरकतें कर रही थी कि तभी कविता उसे कहती है, छाया, तू सोफे के पीछे क्या कर रही है और ये पीठ घुमाकर क्या छिपा रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही देख रही थी कि सोफा मजबूत तो है ना, जीजा जी अच्छे से बैठ तो पाएंगे ना। तू ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप जाकर रसोई में हाथ बटा। मम्मी अकेले परेशान हो रही है और मेहमान भी आने वाले हैं। छाया हंसते हुए रसोई में चली जाती है और शरबत बनाते हुए चुपके से मिर्ची का डिब्बा उठाती है और पानी के गिलास में मिलाने लगती है। तभी शांति किचन में आकर, छाया, ये तू क्या कर रही है? मम्मी वो कुछ नहीं, मैं तो बस शरबत बना रही थी। शरबत? मिर्ची का शरबत? नहीं मम्मी, मिर्ची का नहीं, वो मौसम्बी का शरबत है। वो थोड़ा लाल रंग डाल दिया था ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर, तेरे होने वाले जीजा अपनी फैमिली के साथ आते ही होंगे। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद बादल का पूरा परिवार छाया के घर पहुंचता है। रामलाल और शांति सबका स्वागत करते हैं। फिर सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं और बादल उसी सिंगल सोफे की तरफ बढ़ रहा होता है जिस पर छाया ने कुछ किया था। तभी छाया बादल को रोकते हुए कहती है, रुकिए बादल जी, रुकिए, आप इस सोफे पर नहीं बैठ सकते। ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे जीजा जी के लिए है। अरे छाया, बैठने देना उसे। ये क्या लगा रखा है, इसका सोफा उसका सोफा? मेहमान है वो हमारे, तमीज से बात कर। नहीं पापा, इस सोफे पर सिर्फ जीजा जी ही बैठेंगे। बादल जी आप कहीं और बैठ जाइए। दामाद जी, आप ही बैठ जाइए, नहीं तो ये लड़की किसी को बैठने नहीं देगी। इसका बचपन तो अभी तक नहीं गया है। जिसके बाद वरुण आकर मुस्कुराते हुए उस सोफे पर बैठ जाता है। वहीं छाया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगा था कि सोफा टूट जाएगा, लेकिन वरुण को कुछ नहीं होता। वरुण आराम से बैठा रहता है। तभी छाया मन ही मन सोचती है, ये सोफा टूटा क्यों नहीं? मैंने तो इसकी कीलें ढीली कर दी थी। छाया, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? मेहमानों के लिए शरबत लेकर आ, सबको प्यास लगी होगी। हाँ दीदी, अभी लाई। सोफे से बच गए जीजा जी, पर मेरे मिर्ची वाले शरबत से कैसे बचोगे? जिसके बाद छाया रसोई में जाकर शरबत के गिलास लेकर आती है और सबसे पहले वरुण के पास जाकर उसे शरबत देती है। तभी शांति कहती है, अरे छाया, तेरे होने वाले जीजू के मम्मी पापा भी बैठे हैं, पहले उन्हें तो पूछ। मम्मी, मैं साली हूँ ना, तो मेरा रिश्ता पहले जीजू से है, इसलिए पहला हक उनका बनता है। तभी बादल बीच में आकर शरबत का गिलास उठाते हुए कहता है,
अरे भैया की होने वाली साली साहिबा, आपने मुझे सोफे पर तो बैठने नहीं दिया, लेकिन ये शरबत तो मैं ही पीऊंगा। अरे रुकिए, ये शरबत आपके लिए नहीं, मेरा मतलब है। बादल बिना सुने एक ही सांस में पूरा शरबत गटक जाता है, और जैसे ही शरबत उसके गले से नीचे उतरता है, बादल का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसकी आंखों से पानी और माथे से पसीना बहने लगता है। तभी वो परेशान होते हुए कहता है, उफ, ये, ये क्या है? पानी, पानी दो मुझे। और ये शरबत है या खौलता हुआ लावा? इसने तो मेरी जान निकाल दी। पानी। अरे मैंने तो कहा था ये आपके लिए नहीं, वरुण जीजा जी के लिए था। आपने सुना ही नहीं और पी गए। छाया, तूने ये क्या किया? तूने शरबत में मिर्च मिलाई थी। वही शांति तुरंत पानी लाकर बादल को दे देती है और बादल हड़बड़ाते हुए पूरा पानी पी लेता है। तभी रामलाल गुस्से में छाया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर के कमरे में ले जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना कि कोई शरारत मत करना। आज तूने सारी हदें पार कर दी। क्या तू ये रिश्ता तोड़ कर ही मानेगी? पापा मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि बादल जी वो खुद ही पी जाएंगे। मैं तो वरुण जीजा जी को पिलाना चाहती थी। चुप एकदम। अगर आज ये रिश्ता टूटा तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। चुपचाप यहीं बैठी रहे, बाहर मत आना। वहीं हॉल में बादल अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा होता है तो वरुण की तरफ देखकर अपना गला सहलाते हुए कहता है, भैया देख लो, आपकी साली बहुत खतरनाक है। उसने मेरी हालत खराब कर दी। शादी के बाद न जाने आपका क्या होगा। छोटे, तुझे इतना भी नहीं पता कि वो शरबत मेरे लिए था। अच्छा, तो वो आपके लिए था? हाँ, और तुझे सोफे पर बैठना था ना। अब मैं तुझे बैठाता हूँ। आ, इस सोफे पर बैठ। वरुण खड़ा होता है और बादल को उस सिंगल सोफे पर बैठा देता है। जैसे ही बादल का वजन सोफे पर पड़ता है, सोफा कड़क की आवाज के साथ टूट जाता है और बादल जमीन पर गिर जाता है। आउच! मेरी कमर! ये सोफा भी टूटा हुआ था। भैया आपने जानबूझकर मुझे यहाँ बिठाया ना। ये सोफे का सारा इंतजाम मेरे लिए ही था। हाँ, लेकिन तेरी फूटी किस्मत है कि मेरे बैठने पर नहीं टूटा और तेरे बैठने पर टूट गया। बादल उठकर खड़ा होता है। तभी रामलाल वहां आ जाता है और कहता है, अरे बादल बेटा, चोट तो नहीं लगी? मेरी छोटी बेटी बड़ी नादान है, उसमें बचपना भरा हुआ है, उसे माफ कर दो बेटा। अरे कोई बात नहीं रामलाल जी, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें कोई बुरा नहीं लगा। हाँ। इतना कहकर शगुन की सारी रस्में पूरी कर वरुण और उसके परिवार वाले अपने घरों को लौट आते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद सगाई की बड़ी पार्टी रखी जाती है। स्टेज पर सगाई की रिंग सेरेमनी होती है। फिर वरुण स्टेज से नीचे उतरता है। तभी उसे देख छाया कहती है, जीजू लगता है आप खड़े खड़े थक गए हैं, आप थोड़ा बैठकर आराम कर लो। नहीं छाया, मैं ठीक हूँ। पिछली बार सोफे वाला हादसा मैं भूला नहीं हूँ। अरे जीजू आप तो डर गए, इस बार कुछ नहीं होगा। छाया ऐसा कहकर वरुण को एक गोल कुर्सी के पास ले जाती है जो चादर से ढकी हुई थी। छाया उसे बैठने के लिए कहती है। तभी बादल वहां आ जाता है और अपने भाई के कान में कहता है, भैया थोड़ा संभल कर। आपको पता है ना कि आपकी साली कितनी खतरनाक है। मुझे लगता है इसमें भी कोई चाल है। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि हम भी कम चालाक नहीं हैं। छाया वरुण को ऐसा कहते हुए सुन लेती है और कहती है, अरे जीजू इस बार कोई चालाकी नहीं है, मैं आपको खुद बैठकर दिखा देती हूँ। छाया उस कुर्सी पर पहले खुद बैठ जाती है, उसके बाद खड़े होकर अपने जीजा जी को बैठने के लिए कहती है। फिर वरुण उस पर बैठ जाता है और उसके बगल में बादल के बैठते ही चादर के नीचे रखा हुआ पानी का गुब्बारा फूट जाता है, जिससे बादल पूरी तरह गीला हो जाता है। ये देखकर शांति गुस्सा होते हुए कहती है, छाया तूने फिर शरारत की। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। बेटा इस लड़की ने तुम्हें गीला कर दिया। आओ बेटा, मैं तुम्हें बंटी के कपड़े दे देती हूँ, कपड़े बदल लो। बादल खड़ा होकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और इसने मेरी हालत खराब कर दी। भगवान बचाए इस लड़की से। ऐसे ही सगाई की रस्म भी खत्म होती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर शादी के दिन धूमधाम से बारात कविता के घर आती है, जहां जोर शोर से नाच गाना चल रहा होता है। वहीं 7 फेरे होने के बाद वरुण अपने जूते ढूंढने लगता है और छाया से कहता है, चलो भाई अब मेरे जूते दे दो। क्या मुझे ऐसे ही नंगे पैर घर भेजोगे?
जीजू जूते तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले पैसे निकालने पड़ेंगे। नेक के बिना जूते नहीं मिलेंगे। भैया मेरे जूते तो मेरे पास ही हैं, मैं तो घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बादल जब अपने जूते ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसके जूते भी वहां नहीं हैं। तभी वो, अरे भैया मेरे जूते भी गायब हैं। तुम्हें पता नहीं कि मेरी एक साली है जो बहुत शरारती है, ये सब उसी ने किया होगा। हाँ बादल जी, जूते मेरे पास है। अगर आप दोनों को अपने जूते चाहिए तो पूरे 51,000 रुपए लगेंगे। क्या 3,000 रुपए के जूते के लिए 51,000? ये तो भाई सरासर लूट है। ये नेक है और साली का हक भी। पैसे दो और जूते लो, वरना नंगे पैर ही बारात वापस ले जाओ। ठीक है भैया की साली साहिबा, मैं आपको आपका हक देता हूँ। ये लीजिए 51,000, अब जूते दे दो। छाया पैसे लेकर खुशी खुशी जूते दे देती है। फिर बादल और वरुण जूते पहनते हैं और मन ही मन सोचते हैं, बहुत होशियार बन रही थी, नोट लेने से पहले देखा ही नहीं कि ये असली है नकली, अब मजा आएगा। इधर छाया दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास आकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, कितना आसान है दीदी के देवर को बेवकूफ बनाना। वो जूते तो पहने, फिर उन्हें समझ आएगा। उधर जैसे ही बादल जूते पहनकर चलता है तभी अचानक जोर से चिल्ला पड़ता है। उसके पैर में तेज दर्द होने लगता है। आउच! अरे मार डाला! आह! क्या हुआ देवर जी, आप चीखे क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जूते में कुछ है और मुझे काट रहा है। बादल जैसे ही जूता उतारता है उसके अंदर एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है। छाया ने जूतों में जानबूझकर कीड़ा डाल दिया था। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। छाया, ये तूने क्या किया? तू सच में कभी नहीं सुधरेगी। ऐसे ही कुछ वक्त और बीतता है और फिर विदाई के समय कविता और छाया एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगती हैं और फिर चुपचाप किनारे खड़ी हो जाती हैं। तभी बादल कहता है, अभी तक इसने मुझे रुलाया है और अब खुद रो रही है। देखो तो कैसा नाटक कर रही है ये लड़की। आपको मजाक लग रहा है? मेरी दीदी मुझसे दूर जा रही है। आपको क्या पता कि बहन का बिछड़ना क्या होता है? सॉरी छाया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो बस मूड ठीक करने के लिए मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप जीजू के भाई हो, इतना मजाक तो चलता है। और वैसे भी वो मजाक तो जीजू के लिए थे, आपके लिए नहीं थे। हाँ मैं जानता हूँ, वैसे मुझे आपकी शरारतों की आदत पड़ चुकी है। अगर मुझे कभी आपसे बात करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए। फिर छाया और बादल एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और विदाई के बाद कविता अपने ससुराल चली आई। लेकिन बादल और छाया के बीच सिलसिला थमा नहीं। दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें होने लगती हैं। शुरुआत शरारतों और झगड़ों से हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती और फिर एक आकर्षण में बदलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन शांति छाया के कमरे में आती है और उसे फोन पर बात करते हुए देख कहती है, किससे बात कर रही है तू छाया? माँ, दीदी के देवर से। बेटा बातें तो होती रहेगी, लेकिन अभी तो पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे एग्जाम पास ही हैं, रिजल्ट बिगड़ा तो तेरी खैर नहीं, सोच लेना। दूसरी तरफ बादल भी छाया से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन उसके आसपास सभी के होने की वजह से वो छाया से बात नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वो अपनी भाभी को उदासी से काम करते देखकर कहता है, भाभी आप सुबह से बहुत शांत हैं, चेहरा भी उतरा हुआ है, लगता है आपको अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। हाँ बादल, आज मुझे सुबह से ही छाया की बहुत याद आ रही है। जब मैं अपने मायके में थी तो छाया हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मुझे हंसाती थी। बस इतनी सी बात? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चलिए मैं आपको अभी आपके मायके लेकर चलता हूँ, हम सबसे मिलकर आएंगे। सच में? ठीक है, तो रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर कविता अपने कमरे में जाकर तैयार होकर बाहर आ जाती है और बादल के साथ गाड़ी में बैठकर कुछ ही घंटों में जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचती है वैसे ही शांति और रामलाल बाहर आ जाते हैं और छाया भी दौड़ती हुई बाहर आकर अपने दीदी के गले लग जाती है। वहीं बादल भी छाया से गले मिलने आगे बढ़ता है, लेकिन छाया पीछे हट जाती है। बादल मन ही मन कहता है, अरे यार ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। तभी बादल देखता है कि छाया ने आज एक सुंदर शरारा कुर्ता पहना होता है, लेकिन उसका दुपट्टा जमीन पर घिसट रहा होता है। तभी बादल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे छाया ये कपड़े किसी बंदरिया ने सिले हैं क्या? दुपट्टा ऐसे लटका है जैसे झाड़ू लगा रही हो। अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये मैंने शहर के बड़े डिजाइनर से सिलवाया है, आपकी पसंद ही खराब है। डिजाइनर? मुझे तो वो डिजाइनर भी कोई बंदरिया ही लगती है जिसने तुम्हें ये जोकर वाले कपड़े थमा दिए हैं।
बादल की बात सुनकर घर के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं छाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहती है, देखो दीदी, आपके देवर कैसे मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। भाई मुझे बीच में मत घसीटो, तू जाने और वो जाने। अच्छा, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है अभी बताती हूँ आप सबको। अरे क्या सोच रही है, ये सामान तो अंदर ले जा, मेरे कपड़े मेरे कमरे में रख देना और देवर जी के कपड़े गेस्ट रूम में रख देना। जिसके बाद छाया बादल का सूटकेस उसके गेस्ट रूम में पहुंचा देती है और इधर उधर झांकते हुए धीरे से सूटकेस खोलकर उसकी नई पैंट और शर्ट निकालकर कैंची से काट देती है और वापस वहीं रखकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बादल अपने कमरे में जाकर वॉशरूम से नहा धोकर आता है। फिर वो जैसे ही अपने कपड़े पहनता है तो उसे कटे फटे देखकर अपने आप से, हे भगवान, अब ये किसने कर दिया, अब मैं क्या पहनूं। बादल मजबूरी में वही कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसकी पैंट नीचे से फटी हुई होती है और शर्ट की आस्तीनें गायब रहती हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कविता कहती है, अरे देवर जी, ये आपने क्या पहना है? दीदी, आपके देवर ने किसी बंदर से कपड़े सिलवाए हैं तो ऐसे ही होंगे ना? मुझे पता है कि ये हरकत किसने की है। सब लोग छाया की तरफ देखने लगते हैं। ये देख छाया कहती है, अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। छाया, ये तुम्हारी शरारत है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मेहमान के कपड़ों के साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। जिसके बाद शांति बादल को बंटी के कुछ नए कपड़े पहनने के लिए दे देती है। ऐसे ही बादल और कविता कुछ दिन वहीं रुकते हैं और इन दिनों में बादल और छाया के बीच मीठी नोक-झोंक और रोमांटिक छेड़छाड़ चलती रहती है। लेकिन अब विदाई का समय आ गया था। छाया उदास होते हुए अपनी बहन से कहती है, दीदी फिर से जा रही हो, अब पता नहीं कब आओगी, मेरा फिर से मन नहीं लगेगा। हम जल्दी आएंगे छाया, तुम अपना ख्याल रखना। बादल और कविता उदास मन से वापस अपने घर लौटते हैं। वहीं अब घर आने के बाद बादल का मन नहीं लग रहा होता है। वो पूरे दिन फोन पर लगा रहता है। उधर छाया भी अपनी पढ़ाई छोड़कर सारा समय मोबाइल पर बादल से बातें करने में बिताती है। ऐसे ही एक दोपहर कविता के पास उसकी माँ शांति का फोन आता है और शांति कविता से कहती है, बेटा, तेरी बहन आजकल पूरा दिन तेरे देवर से बातें करने में लगी रहती है और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तुझे उन दोनों को समझाना चाहिए। मैं क्या करूँ माँ, कहीं मैं उन्हें समझाऊं तो मेरे देवर को बुरा न लग जाए। आप छाया को समझाओ, मैं देवर जी को कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर कविता फोन रख देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और एक दिन शांति कविता को फोन लगाकर घबराते हुए कहती है, कविता, कविता बेटा जल्दी अस्पताल आ जा, बहुत अनर्थ हो गया है, छाया ने अपनी नस काट ली है। क्या माही, आप क्या कह रही है? छाया ने ऐसा क्यों किया? हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? बादल, छाया ने अपनी कलाई काट ली है, वो अस्पताल में है, मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिसके बाद कविता अपने कमरे की तरफ भागती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने पति और देवर के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक घर का दरवाजा खुलता है। बादल छाया के साथ घर के अंदर आता है, जो पूरी तरह दुल्हन के लिबास में सजी हुई होती है। छाया की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है। वही पूरा परिवार उसे देखकर सन्न रह जाता है। ये क्या तमाशा है? बादल, तू छाया को इस हाल में घर में क्यों लाया है? और ये सिंदूर? तभी छाया आगे बढ़कर मालती के पैर छूती और कहती है, सासू माँ, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है, अब मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। छाया, तू क्या बकवास कर रही है? तू अभी नाबालिग है, तेरी पढ़ाई बाकी है, ये तूने क्या किया? उसी समय छाया का भाई और पिता बादल को पीटने के लिए वहां आ जाते हैं। तभी बंटी कहता है, देखा दीदी, इतने दिनों से तेरा देवर तेरी बहन के साथ चक्कर चला रहा था। माँ ने तुझे समझाया भी था लेकिन तुझे समझ नहीं आई। अब देख क्या हो गया। बंटी, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे लगता था कि बात सिर्फ मस्ती मजाक तक ही सीमित है। चुप कर, तू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। तूने ही अपने देवर को उकसाया होगा ताकि तेरी बहन इस घर में आ सके। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जरूर इसमें कविता की भी मर्जी शामिल है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कविता। सासू माँ, दीदी को मत डांटो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। छाया की बात सुनकर कविता छाया को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, चुप हो जा। तूने ये जो किया है इसका जिम्मेदार सब मुझे ही ठहरा रहे हैं। आखिर तेरी ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तूने मुझे भी नहीं बताया और मेरे देवर से शादी कर ली, वो भी इस तरह। इतना कहकर कविता बादल की तरफ मुड़ती है और कहती है, देवर जी, मेरी बहन तो अभी छोटी है, नाबालिग है, लेकिन आपको तो समझ है। आपको इस तरह से उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों किया आपने ऐसा? क्या हुआ बादल, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तुझे सांप सूंघ गया है क्या? माँ, अब ये कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगी पुलिस। पुलिस को फोन करो पिताजी।
अब नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में इसे जेल होगी, तब इसे समझ आएगा। रुक जाओ बंटी, ये करके तुम हमारे घर की इज्जत के साथ साथ अपने घर की इज्जत भी खराब करोगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना बड़ा कांड हो गया और तू चाहती है कि हम चुपचाप बैठे रहें। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो अपने देवर का ही साथ दे रही है। नहीं माँ, मैं अपने देवर का साथ नहीं दे रही हूँ, बल्कि आप सबको आईना बता रही हूँ। अगर बात आगे बढ़ी तो हम दोनों परिवारों की इज्जत सड़क पर आ जाएगी। कविता अपने घर वालों को अपने रिश्ते का हवाला देकर किसी तरह समझाकर वापस भेज देती है। छाया और बादल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह छाया उठकर हॉल में आती है, लेकिन कोई भी छाया से बात नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद छाया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने की कोशिश में रसोई पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देती है। लेकिन वो जैसे तैसे चाय बना लेती है। फिर वो अपनी सास को चाय लाकर दे देती है। वहीं मालती चाय पीकर, चाय बनाई है या मिट्टी का पानी? इसमें ना चीनी है ना चाय पत्ती का सही स्वाद। एक तो मेरा बेटा अपनी भाभी की नाबालिग बहन उठा लाया, ऊपर से इसे काम करना भी नहीं आता। मम्मी जी, मैं सीख रही हूँ ना, धीरे धीरे सब सीख लूंगी। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तूने ये रास्ता चुना है, अब तुझे ये सब सुनना ही पड़ेगा। घर संभालना खिलौनों का खेल नहीं है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अगले दिन छाया छत पर कपड़े सुखा रही होती है। वहीं कविता फूलों में पानी दे रही थी। तभी पड़ोसन कामनी और सरिता उसे छत से देखकर कविता से कहती हैं, अरे कविता, तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस कुछ दिन मेरे साथ यहाँ रहने आई थी। ऐसा कहकर कविता बात को टाल देती और पड़ोसियों को कुछ नहीं बताती। इधर बादल ने नाबालिग लड़की से शादी तो कर ली थी, लेकिन पुलिस के डर से अब वो भी डरा सहमा रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन छाया अपने कमरे में बैठी मनी मन सोच रही थी। पहले तो ये मुझे हरदम बात किया करते थे, लेकिन आजकल तो मुझे फोन ही नहीं करते, बस ऑफिस में ही बिजी रहते हैं। तभी कविता वहां आकर छाया को समझाते हुए कहती है, छाया, तू क्या चुपचाप दिन भर बैठी रहती है? अरे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, ये तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन छाया कविता की बातों को अनसुना कर देती है। और फिर अगले दिन छाया बादल को ऑफिस जाते समय बाय कर रही होती है कि तभी कामिनी छाया को बाय करते हुए देख लेती है। जिसके बाद दोनों कविता के घर आकर उससे कहती है, अरे कविता, ये तुम्हारी बहन छाया यहाँ क्या कर रही है, और वो भी सुहागन के भेष में? इसने तुम्हारे देवर से शादी कर ली क्या? नहीं नहीं, वो तो बस कुछ दिन रहने आई है और उसने स्कूल ड्रामे में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए सुहागन के भेष में है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बात है, हमें लगा तुम्हारा देवर नाबालिग लड़की से ब्याह करके ले आया है। कविता, तुम्हें पता है नाबालिग लड़की से शादी करना कितना बड़ा जुर्म है? इतना कहकर पड़ोसने वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और कविता देखती है कि छाया पूरा दिन बस यहाँ वहाँ बैठने और अपने पति का इंतजार करने में ही बिता रही है। वो काफी बार उसे समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और फिर एक दिन कविता किचन में खाना बना रही थी कि तभी छाया वहां पर आती है और कहती है, दीदी, आप सभी के लिए खाना बना रही हो ना? अगर आप बुरा ना मानो तो आज का खाना मैं बना लूं? ठीक है, बना ले। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है और छाया खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात होती है और फिर रात को छाया डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोसती है। वो सबसे पहले अपने पति को खाना सर्व करती है। तभी बादल एक निवाला रोटी और सब्जी खाकर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या है छाया, रोटी है या ईंट? ये तो चबाई भी नहीं जा रही। क्या तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता? मैंने इतने प्यार से आपके लिए रोटियां बनाई थी, आप तारीफ करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हैं। प्यार से पेट नहीं भरता छाया। अगर खाना नहीं बनाना आता तो भाभी की मदद ले लेती। मेरा मूड खराब कर दिया सब। छाया रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। बादल छाया के पीछे कमरे में चला जाता है और देखता है कि छाया कमरे में बैठी रो रही है। बादल उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन छाया नहीं मानती। उधर अपनी सास के कहने पर कविता अपना खाना छोड़कर बादल के कमरे में आती है और उन दोनों को इस तरह देखकर बादल का हाथ पकड़कर छत पर ले जाती है और कहती है, बादल, अब तक तो मैं गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब मुझे सच बताओ, तुमने इस नाबालिग लड़की से शादी क्यों की? भाभी मैं क्या करता, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें शुरू हुई, मुझे वो पसंद थी, पर मैं उसका बालिग होने का इंतजार करना चाहता था। फिर अचानक ये शादी क्यों, और वो भी मंदिर में छुपकर? उसने मुझ पर दबाव डाला। वो कहती थी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो जान दे देगी। जब उसने अपनी नस काट ली तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। इसका मतलब ये शादी सिर्फ एक डर की वजह से हुई है, प्यार के कारण नहीं? भाभी मैं उससे प्यार करता हूँ, पर उसकी जिद ने सब बिगाड़ दिया। मैं चाहता था कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। बादल से ये सब कुछ जानकर कविता नीचे आती है और देखती है कि छाया कमरे में बैठी रो रही है।
तभी कविता उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, छाया, तुझे पता भी है प्यार और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है? तूने एक जिद के चक्कर में अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। दीदी आप फिर से ज्ञान देने लगी। शादी तो करनी ही थी, पढ़ लिख कर मैं क्या उखाड़ लेती? आपने भी तो पढ़ाई की, आप क्या कर रही है? मैं घर संभाल रही हूँ छाया, और ये कोई एक छोटा काम नहीं है। वो तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं इसे समझा रही हूँ और ये उल्टा मुझे जवाब दे रही है। अब मैं इसे बताती हूँ कि इसमें क्या बड़ी बात है। अगले कुछ दिन कविता छाया को घर के काम सिखाती है, झाड़ू पोछा, भारी कपड़े धोना और पूरे परिवार का खाना बनाना। और फिर एक दिन छाया पूरे परिवार का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग छाया के हाथ का बना खाना खाकर उसमें कमियां निकालने लगते हैं। किसी को चावल कच्चे लगते हैं तो किसी को सब्जी में नमक ज्यादा। ये सब सुनकर छाया उदास हो जाती है और कहती है, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन किसी को मेरी मेहनत की कदर नहीं है। यही वो जिंदगी है छाया जिसे तूने चुना है। अब रोने से क्या फायदा? ये सब तो तुझे करना ही पड़ेगा। छाया कविता की बात सुनकर चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब पड़ोसी भी छुपकर छाया पर नजर रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें शक हो चुका था कि छाया इस घर की बहू बनकर आई है। ऐसे ही समय बीत रहा था और फिर एक दिन घर में छाया अकेली थी। तभी मौका पाकर कामिनी और सरिता छाया के पास आकर बातें करने लगती हैं। वैसे छाया एक बात बताओ, तुमने अपनी बहन के देवर से शादी कर ली है ना? हाँ, मुझे वो पसंद है, मैंने जिद करके उनसे शादी कर ली। तभी कविता वहां आकर ताली बजाते हुए कहती है, वाह छाया, तुम तो एक्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट होती जा रही हो। इस बार के ड्रामे का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। ऐसा कहकर कविता छाया के पास आकर उसके कान में कहती है, बेवकूफ लड़की, अगर तूने इन्हें सच बता दिया तो ये पुलिस कंप्लेन कर देंगे और तेरा पति जेल चला जाएगा, इसीलिए चुपचाप एक्टिंग कर। कविता की बात सुनकर छाया भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है, हाँ, मैं अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करूंगी, ये अवार्ड मुझे ही जीतना है। पड़ोसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन छाया अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। तभी कविता उसके कमरे में आकर उसे समझाते हुए कहती है, छाया, तुझे कितनी बार समझाया है कि तेरे पेपर होने वाले हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। दीदी आपको बताया तो है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये आते ही होंगे, मैं इन्हीं का इंतजार कर रही थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं छाया, ये प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जिसमें ठहराव हो, और प्यार जीवन को बर्बाद नहीं करता, बल्कि प्यार में तो ठहराव होता है। जिस बचपने को तू प्यार समझ रही है वो सिर्फ कुछ समय का अट्रैक्शन है। तभी बादल वहां आ जाता है और ये सारी बातें सुनकर कहता है, छाया, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पर तुमने बच्चों जैसी जिद की और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार करता हूँ, इसीलिए तो इस दलदल में कूदा हूँ यार। लेकिन ये तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। इस उम्र में शादी करके ना ही तुम घर की जिम्मेदारी उठा सकती हो और ना ही अपना करियर बना सकती हो। छाया को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वो रोते हुए कहती है, दीदी मैं समझ गई हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं क्या करूँ? क्या मेरा भविष्य खत्म हो गया? नहीं छाया, अभी भी वक्त है। अगर तू चाहे तो सब ठीक हो सकता है, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। हम बैठकर इसका हल निकालेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद कविता अपने मायके फोन करती है और अपने मायके वालों को समझा बुझाकर अपने ससुराल बुला लेती है। थोड़ी देर के बाद रामलाल, शांति और बंटी घर पहुंचते हैं। वरुण, तरुण और मालती भी हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी रामलाल कहता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है कविता? क्या तुम्हारी इस बहन ने फिर कोई नया ड्रामा किया? हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी तो समाज में नौक कट गई है। लोग पूछते हैं कि छोटी बेटी कहाँ है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। पापा गुस्सा थूक दीजिए। छाया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अब अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और अपने भविष्य को संवारना चाहती है। लेकिन कविता, शादी तो हो चुकी है, अब समाज क्या कहेगा? और बादल का क्या? भाई हमें डर है कि कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए। बादल का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पापा जी, मैंने सब सोच लिया है। अगर हम अभी चुपचाप छाया को वापस घर भेज दे और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर ये शादी, इसका क्या होगा? मांग का सिंदूर और ये मंगलसूत्र? सासू माँ, मैं ये सब उतार दूंगी। मैं अभी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने के लायक नहीं हूँ। मैं बादल जी के लिए एक बोझ नहीं बल्कि उनकी ताकत बनना चाहती हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगी। छाया, मुझे खुशी है कि तुमने ये फैसला लिया। मैं भी यही चाहता था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। थैंक यू बादल जी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी।
क्या आप मुझसे कभी कभी फोन पर बात करेंगे? हाँ, कभी कभी बात कर लिया करेंगे, पर प्रॉमिस करो कि पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होगी। जिसके बाद छाया अपने सामान पैक करके हॉल में आती है और अपनी दीदी कविता के गले लगकर कहती है, थैंक यू दीदी, आपने सच दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। फिर रामलाल और शांति अपनी बेटी को वापस घर ले जाते हैं। समय तेजी से बीतने लगता है। छाया ने दिन रात एक कर दिया है और कॉलेज में टॉप करती है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। इन 3 सालों में बादल और छाया के बीच का रिश्ता और भी गहरा और परिपक्व हो गया था। वहीं अपनी बेटी के रिजल्ट पर रामलाल कहता है, शांति, आज हमारी छाया का रिजल्ट आया है। उसने पूरे जिले में टॉप किया है और अब वो बालिग भी हो गई है। हाँ जी, अब समय आ गया है जब हम इसकी विदाई पूरे मान सम्मान के साथ करें। बादल बेटा भी अब प्रमोट होकर बड़े पद पर पहुंच गया है। जिसके बाद रामलाल और शांति मिलकर बादल के परिवार वालों से छाया की शादी की बात करते हैं। ऐसे ही उनके बीच दिन तय होता है और शादी वाले दिन छाया दुल्हन के लिबास में तैयार, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ साफ झलक रहा होता है। वहीं धूमधाम से बादल अपनी बारात लेकर छाया के घर पहुंचता है, जहां उनकी शादी होती है और फिर छाया विदा होकर वापस अपने ससुराल आ जाती है।